हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है अभिषेक कानुड़िया और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे पुराने सारे लेक्चर्स को पढ़े होंगे या फिर देखे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे और जीरो ऑर्डर का एक इंटीग्रेटेड लॉ पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आज के टॉपिक में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है ये पढ़ेंगे, साथ के साथ कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे और इसका एक इंटीग्रेटेड रेट लॉ देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है इट मीन्स दैट rate of reaction is directly proportional to the first power of concentration of reactant। इसका क्या मतलब है, इसे हम डिटेल में पढ़ने चाहेंगे। तो सबसे पहले हमने एक रिएक्शन कंसीडर की जिसमें ए एक रिएक्टेंट है। ए क्या है यहाँ पर, ए है एक रिएक्टेंट और बी यहाँ पर है प्रोडक्ट। ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और यहाँ पर रिएक्टेंट कितना है, ए। तो ए के कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, इसी 1 की वजह से इसे कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि कभी आप ए के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाएगी। कभी आपने ए के कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम्स किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स हो जाएगी। कभी आपने ए के कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 3 टाइम्स हो जाएगी। इसका मतलब जैसे जैसे आप ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जा रही है। कभी हम इसका ग्राफ देखें तो कभी हम ग्राफ देख रहे हैं ए का कॉन्सेंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच। तो आप ए के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं और पावर में 1 है। तो कभी आपने ट्वाइस किया तो 2 to the power 1 is 2। तो ए के कॉन्सेंट्रेशन के साथ रेट ऑफ रिएक्शन लगातार बढ़ती जाएगी। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, रेट ऑफ रिएक्शन को मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो यहाँ पर आ जाएगा के और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। यहाँ पर वेयर कभी हम बात करें वेयर के क्या है तो के है रेट कांस्टेंट। और कभी आपसे पूछे कि इसका ग्राफ ऐसा ही क्यों बना, तो आप ध्यान से देखें ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। और c तो है ही नहीं यहाँ पर, इसलिए इंटरसेप्ट कितना होगा 0। तो x एक्सिस पर कौन आएगा, a का कॉन्सेंट्रेशन। y एक्सिस पर कौन आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। और स्लोप कितना होगा के। तो स्लोप जो है जिसे हम tan थीटा कहते हैं वो होगा के। तो यहां से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हमने समझने की कोशिश की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये होती है कि कभी आपने ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया और ए की पावर तो 1 है क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो कभी आप ए के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती जाएगी। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है जो आपको बिल्कुल साफ शब्दों में बता रहा है कि जैसे जैसे ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाएगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं जो क्लास 10th का ही है, वो है हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इथीन होता है C2
इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4। कभी आप इथीन की रिएक्शन किससे करवाए, हाइड्रोजन गैस से। हाइड्रोजनेशन का मतलब ये होता है एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो C2H4 हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके बनाएगा C2H6 गैस, जिसे हम कहते हैं इथेन। तो यहां पर ये इथेन है और प्रोडक्ट जो बना है वो इथेन है। और एक्सपेरिमेंटली हमें क्या पता चला है, ये भी सोचने की बात है। एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इस रिएक्शन की इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथीन टू द पावर 1। इसका मतलब आप कभी इथीन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाए तो इथीन का हाइड्रोजनेशन फास्ट होने लगेगा। इथीन का कॉन्सेंट्रेशन कभी डबल करे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाए। तो यहाँ पर ये पहला एग्जाम्पल था जहाँ पर हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि डेली लाइफ में या फिर इंडस्ट्रियल लेवल पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है जब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कभी आपने रेडियो एक्टिव डीके नाम सुना होगा। तो ऑल नेचुरल and artificial radioactive decay are an example of first order reaction। मतलब जो भी रेडियो एक्टिव डीके होता है, चाहे वो यूरेनियम का हो या फिर रेडियम का हो, किसी का भी कभी रेडियो एक्टिव डीके होता है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कैटेगरी में आता है, चाहे वो डीके नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो। आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड हो। तो कभी हम यहाँ पर रेडियम एग्जाम्पल ले तो रेडियम का जब रेडियो एक्टिव डीके होता है तो बनता है रेडॉन और साथ के साथ हीलियम। और एक्सपेरिमेंटली हमें क्या पता चला है, ये भी सोचने की बात है। तो एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियम टू द पावर 1। इसका मतलब कभी आप रेडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी तो आपको बता दूं, ये बढ़ेगी लीनियरली। यहाँ पर आएगा रेडियम का कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पर आएगा रेट ऑफ रिएक्शन और स्लोप क्या होगा इसका, के। तो उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन समझ आई होगी और एग्जांपल्स भी समझ में आए होंगे। अभी हमें इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ना है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ले लीजिए। चलिए अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ें। तो देखते हैं क्या होता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सपोज एक रिएक्शन है जिसमें ए एक रिएक्टेंट है, ए जो है वो एक रिएक्टेंट है और बी जो है वो प्रोडक्ट है। और कभी हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 1। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहां पर आता है कांस्टेंट और ए टू द पावर 1 इज ए। अब सोचने की बात है आर आखिर होता क्या है। आर का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन मतलब ए टाइम के साथ ए का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। तो क्या मैं इस आर को माइनस का डी ए बाई डी टी लिख सकता हूं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी लिखा था हमने, पर एक बार और बता दूं, टाइम के साथ क्या होगा, ए का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, इसी को कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। इक्वल्स टू कितना, के और ये ए। यहां पर आप रीअरेंजमेंट कर दे तो रीअरेंजमेंट करके आपको क्या मिलेगा, डी ए और डिवाइड में क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू डी टी को उस तरफ ले जाए और माइनस को भी ले जाए तो माइनस का के डी टी।
माइनस को मैं उस तरफ भेज चुका हूं तो माइनस का के डी टी। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ प्रॉपर लिमिट, इसे इंटीग्रेट कर दे किसके साथ, प्रॉपर लिमिट्स के साथ। ये लिमिट क्या होती है, अभी हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी पढ़ा था। लिमिट क्या होती है हम देखते हैं। जब लिमिट हमेशा लोअर होती है तो लोअर लिमिट, क्या होगी, जब टाइम जीरो होगा तो ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। सोचने की बात है, जब शुरुआत ही हो रही है, जीरो समय है, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन तो मैक्सिमम होगा। तो हम इस मैक्सिमम को मान लेते हैं कितना, ए नॉट। और कभी जब टाइम टी होगा, ये टी टाइम कुछ भी हो सकता है, चाहे 5 सेकेंड, 10 सेकेंड या 1 घंटा भी। तो जब टाइम टी है तो हमने मान लिया कि ए का कॉन्सेंट्रेशन घट कर कितना हो गया, मान लो ए ही मान लिया, कितना हो गया, ए मान लिया। तो हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए डिवाइडेड बाय ए, और माइनस के तो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, लिमिट डाल देते हैं 0 से t, और यहाँ पे लिमिट आएगी ए नॉट से ए, यहाँ पे लिमिट आएगी ए नॉट से लेकर ए नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ए क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कभी यहाँ पे नहीं दिख रहा हो तो एक काम करते हैं, इसे ऊपर लिख लेते हैं। तो हम इसे ऊपर लिखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो एक काम करते हैं, यहाँ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए डिवाइडेड बाय ए, और माइनस का के बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, यहाँ पे लिमिट आएगी लोअर लिमिट से अपर लिमिट, और यहाँ आएगी लिमिट 0 से t। कभी हम इसका इंटीग्रेशन करें तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, शायद से आपको पता हो। 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है लॉग बेस में e, और ये x log x, कब सुना होगा 11th क्लास में। तो यहाँ पर 1/a, देखिए ये a x को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, dx को। तो 1/a का इंटीग्रेशन होगा log a, और यहाँ पर dt का इंटीग्रेशन होगा t, और लिमिट आएगी 0 से t, और यहाँ पर लिमिट आएगी a नॉट से लेकर a। ठीक है, अब लिमिट पुट करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। लिमिट कैसे पुट करते हैं, लिमिट पुट करते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट डाले तो अपर लिमिट, फिर क्या डाले, लोअर लिमिट, तो लॉग ए नॉट लोअर लिमिट, और यहाँ पर भी सेम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब कभी आप ध्यान से देखें तो ये जो है वो है लॉग ए, और इस क्वांटिटी को आप उस तरफ भेज दें तो माइनस का के टी प्लस, और इस क्वांटिटी को आपने उधर भेज दिया तो ये हो गया प्लस का लॉग बेस में e, और ये ए नॉट। यहाँ पर मैं इसे डब्बे के फॉर्म में लिख देता हूँ, लिख दिया। और कभी आप इसे देखें तो ये है आपका इंटीग्रेटेड लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये है इंटीग्रेटेड लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये इंटीग्रेटेड लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसका हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ग्राफ बनाने से पहले एक काम करते हैं। आपने एक बात सुनी होगी, जब आप log बेस e को कन्वर्ट करते हैं log बेस 10 में, तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। और ये नहीं पता तो सुन लीजिए, कभी आपको log बेस e से log बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है 2.303। कितना, 2.303 से। तो मैं log बेस e को कन्वर्ट कर रहा हूँ log बेस 10 में, तो log बेस 10a इक्वल्स टू माइनस का kt, और यहाँ पे भी मैं log बेस e को log बेस 10 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 2.303 log बेस 10 you know। अब क्वेश्चन ये है, क्यों कर रहे हो भाई, कन्वर्ट क्यों कर रहे हो, log बेस e को log बेस 10 में कन्वर्ट क्यों कर रहे हो। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि
आप अपनी डेली लाइफ में या फिर आपकी बुक के पीछे कभी आप पेज पलट के देखें तो वहां पर लॉग की टेबल मिलेगी, पर वो लॉग आपको जो मिलेगा वो मिलेगा बेस 10 में। ये बिल्कुल सही है। आप कभी लॉग बेस ई में चेक करें तो आपको नहीं मिलेगा, आपको किस में मिलेगा, लॉग बेस 10 में। ठीक है, इसलिए आपको इस लॉग ई को कन्वर्ट करना जरूरी है, किसमें, लॉग बेस 10 में। तो यहां से मैं लॉग 10 ए की वैल्यू निकाल देता हूं। कैसे निकालूं, पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दे तो यहां पर डिवाइड होगा 2.303 से, यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ का 2.303 तो कट गया, यहाँ पर डिवाइड होगा और यहाँ का भी 2.303 डिवाइड हुआ तो ये आ गया आपका लॉग ए नॉट। ये हो गया आपका ग्राफ, ये हो गया आपका इंटीग्रेटेड लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और जब बेस क्या हो, बेस 10 हो। अब देखिए, अब हम इसका एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। क्या ये ग्राफ आपको नजर आ रहा है, किसके साथ दिख रहा है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। यहाँ पर c क्या है, log बेस 10a, y एक्सिस पर क्या आएगा, log बेस 10a, और x एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, टाइम, और स्लोप कितना है, माइनस का k 2.303। तो कभी हम इसका ग्राफ बनाएं तो x एक्सिस पर आएगा टाइम, y एक्सिस पर आएगा log बेस 10a, इंटरसेप्ट कितना आएगा, log बेस 10 a नॉट, log बेस 10 और आएगा a नॉट, और स्लोप आएगा माइनस का k डिवाइडेड बाय 2.303। ये क्या है, आपका स्लोप है। तो ये वाले फॉर्मूले को आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो भी न्यूमेरिकल करने वाले हैं इसी पर बेस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हुआ, ये ग्राफ भी कंप्लीट हुआ आपका, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स भी कंप्लीट हो गए। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और आज हम इस लेक्चर को यही कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन समझ में आया होगा, और ये जो इंटीग्रेटेड लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये भी समझ आया होगा। तो आज मैं आपसे विदा लेता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप इन लेक्चर को पढ़ेंगे और कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो आज मैं विदा लेता हूँ, और तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट।